Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to learn the subject Science and Technology, that is your paper 2 of standard 9th. पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़े थे. आज हम नया चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 9 चालू कर रहे हैं, दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हम मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स मैंने जो यहाँ लिखी हूँ वो पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज द वेदर. वेदर क्या है? Weather is nothing but it is a atmospheric condition at a specific time at a particular place. ऐसा atmospheric condition है at a particular time पे होता है, particular जगह पे होता है, at a particular place that we called it as weather. उसके बाद जो हम पढ़ेंगे that is climate. Climate क्या है? It is a very long term predominant condition of the atmosphere. ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है. क्लाइमेट में हम और भी बातें पढ़ने वाले हैं. इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम इसकी ये दो कैटेगरीज होती है. द फर्स्ट वन इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड द सेकेंड वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जो हम बोलते हैं सूखा कचरा और गीला कचरा. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी से जल्दी इनको डिग्रेड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑल द स्पॉइल्ड फूड्स हो गए, हमारे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे हमारे जो है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो जल्दी से जल्दी डिग्रेड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक आइटम्स, ऑल द प्लास्टिक मटेरियल्स एक्सेट्रा. उसके बाद हम मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे. व्हाट इज मीन बाय मेट्रोलॉजी, उसके क्या ये मेट्रोलॉजी में आता है. नेक्स्ट इज हम जो पढ़ेंगे दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट. डिजास्टर मैनेजमेंट में भी दो टाइप के डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज द नेचुरल एंड द सेकेंड वन इज द मैन मेड. ये नेचुरल डिजास्टर वो होते हैं जो कुदरती तौर पे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लड हो गया है, लाइटनिंग हो गई है, और उसके बाद जो सुनामीज आती है, ये ऐसे डिजास्टर है जो कुदरत की तौर से आते हैं. नेक्स्ट है जो मैनमेड होता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, केमिकल इंडस्ट्री में कोई चीज का आग लगना, एक्सीडेंट्स होना, ये सारे हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में आते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर है. सो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट मतलब क्या? इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरैक्शन, एक दूसरे का इंटरैक्शन होना, एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़. ऐसी एक्टिविटीज़ किससे होती है? ह्यूमन से होती है. सो इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन वेयर ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. नेक्स्ट इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं इसमें दैट इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द वेदर एंड क्लाइमेट, the second is the meteorology, the third is the solid waste management, and the last one is the disaster management. जिसमें पहला पॉइंट हम लेंगे the first topic itself, that is the weather and climate. What do you mean by weather? weather क्या है, या what do you mean by climate? सो मैं एक शॉर्ट टर्म में आपको वेदर का डेफिनेशन बोलूँगी कि वेदर इज़ द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फियर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम एज रिगार्ड. फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें वेदर में आते हैं हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड, रेन एक्सेट्रा. ये सारे एग्जाम्पल्स जो थे वेदर के थे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लाइमेट. सो क्लाइमेट में जो है वो आता है, इसमें डेफिनेशन मैं कहूँगी कि द वेदर कंडीशन प्रिवेलिंग इन एन एरिया इन जनरल और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ द क्लाइमेट. सो यहाँ पर लिखा है एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ स्पेसिफिक टाइम एट ए पर्टिकुलर प्लेस. सो ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा कहाँ पर होता है? स्पेसिफिक टाइम पे होता है, पर्टिकुलर प्लेस पे होता है, और इसे हम वेदर कहते हैं. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेदर. नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड अपॉन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर. बहुत सारे फैक्टर्स पे ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन डिपेंड करता है. वी फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस अवर ओपिनियन. जैसे हमारे ओपिनियन क्या होते हैं, हम कभी कभी बोलते हैं द वेदर बाय मेकिंग स्टेटमेंट लाइक
टुडे इज़ टू कोल्ड, आज बहुत ही ठंडी है, या हम कहते हैं कि इट इज़ वेरी हॉट टुडे, हम कहते हैं कि आज बहुत ही हमें गर्मी हो रही है. सो यहाँ एक ब्यूटीफुल डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट हुआ है वेदर रिलेटेड या क्लाइमेटिक फैक्टर से ये डायग्राम रिप्रेजेंट करा गया है और आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि ये क्या कह रहा है, ये डायग्राम क्या कह रहा है. सो वेदर रिलेटेड कहे या क्लाइमेटिक फैक्टर करे, सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन व्हाट इट, किसको इफेक्ट कर रहा है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है, सनलाइट, फिर यहाँ पर लिखा है क्लाउड या ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विजिबिलिटी, टेम्परेचर. सो ये रिलेटेड वेदर रिलेटेड या क्लाइमेटिक फैक्टर्स है विच इज़ इफेक्टिंग या विच इज़ रिलेटेड टू ऑल दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स. नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या पढ़े हैं, वेदर का डेफिनेशन हमने इसमें देखे हैं और व्हाट इज़ मीन बाय क्लाइमेट, ये दो बातों के बारे में हमने अभी पढ़े हैं. नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ आर वेदर एंड क्लाइमेट. अगेन यहाँ पर क्या लिखा है, सो व्हाट डू यू मीन बाय, अगेन यहाँ वेदर एंड व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज़ क्लाइमेट. वेदर डिपेंड अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द एयर. वेदर किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ व्हाट, ऑफ द एयर, ऑक्सीजन O2 विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू आवर लाइफ, जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. हवा जो है हमारी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी के, सो दिस एयर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल टू आवर लाइफ. इसके बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी नहीं सकता है. सो दिस ऑक्सीजन दैट इज़ O2, प्लांट हमें जो है देते हैं दैट इज़ द ऑक्सीजन एंड इट टेक carbon dioxide gas. So this air is very very important to all the living organism, to all the microorganism, insects, birds, human beings, to all the small or big या huge या aquatic species of fishes and all. So this is very very important. So आगे लिखा है the climate of a particular region is the average of daily readings of various weather related parameters recorded for several years तक ये सारे जो है पैरामीटर, वेदर रिलेटेड पैरामीटर्स रिकॉर्डेड करे जाते हैं एट अ पर्टिकुलर रीजन. दैट इज़ वहाँ पर देखा जाता है द क्लाइमेट ऑफ द पर्टिकुलर रीजन देखा जाता है. ये द एवरेज ऑफ डेली रीडिंग्स जो ली जाती है ऑफ वेरियस वेदर, ऑफ वेरियस हम देखते हैं न्यूज़ पे भी देखते हैं, जो हम वेदर रिलेटेड जो पैरामीटर्स देखते हैं न्यूज़ पे, तो वहाँ पर दिखता है कि आज यहाँ पर बहुत ही धूप पड़ने वाली है, यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने वाली है, या सनी है या वेदरी है. हमें ऐसे पैरामीटर्स जो है हमें दिखाई देते हैं जब हम न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं. सो दे आर रिकॉर्डेड, पहले इसको चीज़ों को रिकॉर्डेड करा जाता है. हैंस क्लाइमेट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. सो दिस क्लाइमेट एक लंबा प्रोसेस है. हम ये कह सकते हैं कि वेदर चेंजेस एवरी डे. हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंजेस एवरी डे, बिकॉज क्लाइमेट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. रोज़ वेदर बदलता है, वेदर इज़ चेंजिंग एवरी डे. आज बहुत ही धूप है, कल बहुत बारिश होने वाली है, परसों नॉर्मल कंडीशन है, बारिश भी हुई है और सनी भी है. सो वेदर इज़ चेंजिंग एवरी डे बट क्लाइमेट डजेंट चेंज एवरी डे. हम ये नहीं कह सकते कि क्लाइमेट बदलता है, पर बहुत सारे लोग ऐसा जुमले इस्तेमाल करते हैं कि क्लाइमेट आज का क्लाइमेट कैसा है. तो क्लाइमेट डजेंट चेंज एवरी डे. जो चेंज हो रहा है दैट इज़ द वेदर, और क्लाइमेट जो बदलता है वो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रीडोमिनेंट कंडीशन. वो डेली का नहीं चेंज होता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर चेंजिंग. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या चेंजेस इन वेदर. वेदर में क्या क्या चेंजेस हैं हम देखेंगे. यहाँ क्या लिखा है, क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली. मैंने जो अभी कही हूँ यही यहाँ लिखा है कि क्लाइमेट बार बार नहीं बदलता है. इट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली, रोज़ रोज़ नहीं चेंज करता है. वाई? बिकॉज क्लाइमेट इज़ दैट विच रिमेन कॉन्स्टेंट. क्लाइमेट ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट, जो फिक्स है इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. एक लंबे हादसे तक का, एक लंबे ड्यूरेशन तक का ये कैसा है, क्लाइमेट कांस्टेंट है. चेंज क्या हो रहा है, हमारा चेंज हो रहा है अब वेदर, हमारा वेदर चेंज होता है, पर क्लाइमेट हमारा रोज़ नहीं चेंज होता है. तो बच्चों अब से आप ये कहेंगे कि वेदर इज़ चेंजिंग डेली बट क्लाइमेट डजंट चेंज डेली. क्लाइमेट टेक्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू चेंज. Thus we say that weather is related to a specific location. weather जो है किससे रिलेट होता है, to a specific location से related होता है and at a specific time. whereas climate is related to a longer duration, एक लंबे समय तक का, and a larger area, बड़ा एरिया वो ऑक्यूपाई करता है. Thus
चेंज इन द वेदर में अकर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो वेदर अकर होता है, वेदर चेंज होता है ड्यूरिंग अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वेयर एज क्लाइमेट इट टेक्स प्लेस अ वेरी स्लो, या मैं कहूँगी वेरी स्लोली ओवर ए मच लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सो अब से आप बोलेंगे कि वेदर इज़ कंटिन्यूसली या डेली चेंजिंग एवरी डे, कभी वो बदलता भी है कभी नहीं भी, पर क्लाइमेट डजंट चेंज continuously, it takes a very slowly or a very long period of time, very long duration of time to change. नेक्स्ट ये हमने पढ़े हैं चेंजेस इन वेदर के बारे में। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे चेंजेस इन वेदर में क्या देखेंगे कि क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्लाइमेट जो है वो मेन हीरो है विच प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्लाइमेट का बहुत बड़ा हिस्सा है, इट्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट इन्फ्लुएंस अवर बेसिक नीड्स, ये हमारे बेसिक नीड्स को, ज़रूरतों को पूरा करती है, जैसे कि हमारे फूड, कपड़ा, रोटी एंड मकान, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। रोटी, कपड़ा एंड मकान, एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशन, हमारी कमाई, जो हमारा ऑक्यूपेशन है। क्लाइमेट इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर एन एग्रीग्रियन कंट्री लाइक इंडिया। सो क्लाइमेट जो है वो हमारे एग्रीग्रियन कंट्री जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर लिखा है कि ये टॉपिक हमारा खुद कहता है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट क्या है, ये हमारा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो है इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द इंटरैक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन नेचुरल एनवायरनमेंट पे। सो इट प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये। यहाँ पर जो है एक वर्ड आया था, दैट इज़ द इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ कहा गया है कि इट इज़ नॉट ओनली एन इम्पॉर्टेंट रोल प्लेइंग स्पेशली बट इन द एग्रीग्रियन कंट्री लाइक इंडिया, ये क्लाइमेट का बहुत ही बड़ा हिस्सा है क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है। यहाँ पर एग्रीग्रियन इन्फ्लुएंसेस मीन्स द पावर, इन्फ्लुएंसेस मीन्स द पावर। और एग्रीग्रियन कंट्री, यहाँ पर एक अल्फाज आई है, मैंने इससे पहले भी कही हूँ, दैट इज़ द फील्ड या फार्मिंग। तो ये फील्ड या फार्मिंग को हम जो है एग्रीग्रियन कंट्री के इसीलिए कही गई है जो हमारी इंडिया है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा आया है कि ये कह रहा है कि वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा कंसिडर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रनवेज, सी स्पॉट्स, यूज ब्रिजेस, स्काई क्रेपर्स एक्सेट्रा। सो ये क्लाइमेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इट इन्फ्लुएंसेस हमारी बेसिक नीड को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, एज वेल एज अवर ऑक्यूपेशन को। क्लाइमेट इज़ वेरी वेरी स्पेशली इम्पॉर्टेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, किसान जो है मजदूरी करता है, खेत फसलें उगाता है, और ये सारी ज़रूरतें उनकी भी नहीं है बल्कि हमारी भी, जब वो उगाते हैं तब हम उसको खाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हम देख रहे हैं कि इसमें डायरेक्शन आ रहा है, स्पीड ऑफ विंड आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। कंसिडर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या क्या, रनवेज, रोड, जैसे रोडवेज होते हैं हमारे, जहाँ पर जो है सारे व्हीकल्स चलते हैं। उसके बाद है सी पोर्ट्स, देन यहाँ पर लिखा है हमारा सी पोर्ट्स के अलावा यूज ब्रिजेस, बड़े बड़े ब्रिजेस एंड स्काई स्क्रेपर्स। तो ये स्काई स्क्रेपर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ कंटिन्यूसली हैबिटेट हाई राइजिंग बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, दैट हैज़ ओवर 40 फ्लोर, जिसकी 40 माले की बिल्डिंग्स होती है, एंड इट इज़ टॉलर देन 150 मीटर, और ये 150 मीटर से भी ऊंची जो बिल्डिंगें होती है हम इसको स्काई क्रेपर्स कहते हैं। सो आप जो है इस बारे में ध्यान दो कि इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो है टीचर जो है टर्म इस्तेमाल कर रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स वॉट, द प्रेशर दैट हैड या द प्रेशर एट एनी लोकेशन ऑन द अर्थ कॉज बाय द वेट ऑफ द कॉलम ऑफ एयर, हवा की वजह से इसको हम एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आया है रनवेज। रनवेज क्या होता है? इट इज़ इन रेक्टेंगुलर एरिया ऑन अ लैंड प्रिपेयर फॉर लैंडिंग एंड टेक ऑफ एयरक्राफ्ट, जहाँ पर प्लेन लैंड होता है। रनवेज पे क्या होते हैं? प्लेन जो है हमारे एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह जो है क्या करते हैं? लैंड होते हैं और टेक ऑफ करता है। कौन टेक ऑफ करता है? ये प्लेन्स
टेक ऑफ करते हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इन्फ्लुएंस, इट इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या, द पावर इट इन्फ्लुएंसेस हमारी बेसिक नीड्स हमारी इन्फ्लुएंस करती है. सो दिस वेदर इज़ एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि चेंजेस इन वेदर इज़ नॉट ओनली. सो हम चेंजेस इन वेदर में पढ़ेंगे कि वाइल ascertaining the climate of a particular region, a view of earlier studies of various aspects of climate is very very important. So बच्चे यहाँ पर हम देखेंगे कि climate is very very important, it plays a very very important role. Not only it plays a very very important role, but it is very very important also. मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश मेट्रोलॉजी. बहुत सारी जो है कंट्रीज़ ने मेट्रोलॉजी को एस्टैब्लिश की है. सो मेट्रोलॉजी क्या है, इसमें एक टर्म आया है बेटे, मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर. मेट्रोलॉजी वो होती है जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं. किसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ये मेट्रोलॉजी में हम एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करते हैं. दैट फोकसेस ऑन वेदर के बारे में, प्रोसेस एंड फोरकास्टिंग, इसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं. सो हैव यहाँ पर लिखा है मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव एस्टैब्लिश मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स फॉर मेकिंग एंड रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशन. बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए या बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है बना है, और ये बातें ये वेदर को रिकॉर्ड करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है. सो यहाँ पर लिखा है दिस डिपार्टमेंट हैव ऑब्जर्वेटरीज. ये डिपार्टमेंट को बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज है विच आर इक्विप्ड विद व्हाट, विच आर इक्विप्ड विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी की, नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बहुत सारे जो है मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने. नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि इफ़ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन आर एनालाइज, दे आर वेरी वेरी एनालाइज. इसको एनालाइज किया गया है, नहीं एनालाइज किया है विथ रेफरेंस टू पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन. इसको किससे एनालाइज किया है, पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन से इसको एनालाइज किया है. नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि वी कैन प्रेडिक्ट क्लाइमेटिक चेंजेस ऑफ द फ्यूचर, जिसकी वजह से हम आने वाली फ्यूचर जो है क्लाइमेटिक चेंजेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका जजमेंट कर सकते हैं, इसका आइडिया लगा सकते हैं कि अभी नेक्स्ट जो क्लाइमेटिक चेंजेस होगा वो कैसा होगा. However, as a climate is the net result of a complex mixture of varied atmospheric factors. So for all these climatic changes, this small atmospheric factor is responsible. ये सारी चीज़ों के लिए atmospheric जो है फैक्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल, सारी चीज़ों के लिए एटमॉस्फेयर फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है. फोरकास्टिंग, अब फोरकास्टिंग क्या कहता है, फोरकास्टिंग इज़ नथिंग बट ये कहता है इज़ द स्टडिंग एंड सेइंग व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर. क्या होने वाला है, क्या फोरकास्ट होने वाला है, क्या आने वाली टाइम में फ्यूचर में क्या चीज़ होने वाली है, ये फोरकास्ट करती है. आगे लिखा है नहीं फोरकास्टिंग, बल्कि ये कह रही है कि दिस इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफ़िकल्ट. ये कॉम्प्लिकेट भी है एंड डिफ़िकल्ट भी होती है कि आने वाला क्लाइमेटिक चेंजेस कैसा होगा, आने वाली फ्यूचर में कैसा क्लाइमेट का चेंजेस हम देखेंगे. सो दिस फोरकास्टिंग इज़ ईजी फॉर प्लेस वे क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो. वो ऐसी जगह पे फोरकास्टिंग बहुत ही ईजी होती है, मतलब जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह हमारा फ्यूचर में ये चीज़ें फोरकास्टिंग होने वाली है. तो जहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस स्लो है वहाँ पर बहुत ईजी है प्रेडिक्ट करना. पर जहाँ पर एंड ऑफ अ लिमिटेड नेचर, जहाँ पर लोगों का लिमिटेड नेचर मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन भी कम है, ऐसी जगह पर फोरकास्ट करना वेदर का बहुत ईजी है. पर हाउएवर वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर इंटरडिपेंडेंट एंड रैपिड मेकिंग फोरकास्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जहाँ पर पॉपुलेशन आबादी भी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो है प्रेडिक्ट करना वहाँ पर का आने वाला फ्यूचर जनरेशन में किस तरह जो है हमारा वेदर होगा या किस तरह हमारा क्लाइमेट रहेगा. सो ये प्रेडिक्ट करना जो है उतना ही डिफ़िकल्ट होता है. प्रिविलिंग का मतलब इसमें एक वर्ड भी आया है प्रिविलिंग मतलब समथिंग विद द मोस्ट वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस और एक्सेप्टिंग एट द प्रेजेंट टाइम. एक अल्फाज भी इसमें आया था पैरामीटर्स मतलब मेजर करना. और एक अल्फाज आया था प्रीडोमिनेंट मतलब इम्पॉर्टेंट. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है आने वाली फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंजेस में.
नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि वॉट वी आर सीइंग, क्या हम देख रहे हैं इसमें। एक ब्यूटीफुल आपको तस्वीर दिख रही है, चेंजेस इन वेदर। यहाँ की तस्वीर कह रही है कि ये सन जो है, ये झाड़ जहाँ पर जो दिख रहे हैं, एटमॉस्फेयर जो है, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ है यहाँ का, हाफ से मालूम पड़ा है कि ये मौसम कितना ही ग्रीनरी दे रही है, कितना खूबसूरत है। और यहाँ से हमें मालूम पड़ा है ये बंजर ज़मीन है और यहाँ पर पूरी जो है ट्रीज़ जो है बहुत ही एकदम बैरन लैंड हो गई है। यहाँ पर कोई एग्रीकल्चर अच्छा नहीं हो सकता है। ट्रीज़ पे से पत्ते गिर गए हैं, लीव्स हैव बीन फॉलन, और बहुत ही डेंजर क्लाइमेटिक कंडीशन दिख रहा है। पर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि एग्रीकल्चरल लैंड है, हरे भरे ट्रीज़ है और जो है बहुत ही अच्छा माहौल है। सो दिस इज़ चेंजेस इन द वेदर, किस तरह वेदर हमारा बदलता है। तो ये डायग्राम एक ब्यूटीफुल पिक्चर से आपको मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हूँ। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ नथिंग बट द मेन टर्म इज़ द मेट्रोलॉजी। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या है। सो अगेन मैं एक डेफिनेशन बोलती हूँ, मेट्रोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं इसमें, जो फोकस करता है उन वेदर के बारे में, वेदर प्रोसेसेस एंड फोरकास्टिंग। सो यहाँ पर लिखा है कि द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप। साइंस किससे क्या बता रही है, दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ हवा के बारे में, एयर विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेचुरल साइकिल्स जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे, ऑल द नेचुरल साइकिल्स, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन साइकिल होते हैं, कार्बन साइकिल होते हैं, देन नाइट्रोजन साइकिल होते हैं, तमाम साइकिल्स के बारे में हमने पढ़े थे। द नेक्स्ट इज़ द जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, किस तरह हमारा अर्थ का जियोलॉजिकल मूवमेंट है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हम देखते हैं, एंड द क्लाइमेट। ये सारे को मिला के, ये सारे टर्म्स को कहते हैं हम। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ मेट्रोलॉजी कि मेट्रोलॉजी क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या लिखा है आगे। मेट्रोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ, किस किस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं मेट्रोलॉजी में। स्टॉर्म्स के बारे में, मतलब जो तूफान आता है, क्लाउड्स के बारे में, रेनफॉल बारिश होती है, थंडर लाइटनिंग जो बिजली हमारी कड़कती है, एक्सेट्रा। ये तमाम बातें हमने मेट्रोलॉजी में देखे हैं, हम इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर, ऐसे फैक्टर वेदर फोरकास्ट आर मेड, इसी वजह से वेदर फोरकास्टिंग्स आर मेड। फोरकास्टिंग में अभी वापस से कहती हूँ कि फोरकास्टिंग इज द स्टडी एंड सेइंग व्हाट इज लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर, में क्या होने वाला है इसके बारे में जो स्टडी कर रहे हैं, इसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं या फोरकास्ट कहते हैं। दे आर यूज़फुल टू कॉमन पीपल, सो दे आर वेरी वेरी यूज़फुल, किसके लिए, कॉमन पीपल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फार्मर्स के, किसानों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फिशरीज जो मछुआरे होते हैं, समंदर में मच्छी पकड़ते हैं, वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एविएशन। अब एविएशन सर्विसेज मतलब क्या, एविएशन सर्विसेज मतलब द साइंस ऑफ डेवलपिंग एंड फ्लाइंग एयरप्लेन, जो लोग हवा में प्लेन्स चलाते हैं, जैसे ऑल द पायलट्स एंड ऑल, उसको एविएशन सर्विसेज बेटे कहते हैं। सो वाटर ट्रांसपोर्ट, जो समंदर में जैसे कैप्टन शिप्स जो चलाते हैं, एंड वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इतना ही नहीं, दिस मेट्रोलॉजी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 23 मार्च इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। सो 23 मार्च को हम क्या देखते हैं कि ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे होता है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल एक डायग्राम जो है मेट्रोलॉजी का दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह ये डायग्राम बना है। और ये पोलार फ्रंट, उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पोलार जो है, ईस्टर्लीज, इक्वेटोरियल लो, ये मेट्रोलॉजी का कुछ छोटा सा डायग्राम जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी हूँ। नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, दैट इज़ IMD के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें कि IMD हमें क्या कहता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट यहाँ लिखा है कि इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज़ IMD वॉज फाउंड, कब बना था, वॉज फॉर्म्ड या वॉज फाउंडेड बाय ब्रिटिशर्स। किसने फाउंड किया था इसको, ब्रिटिशर्स ने फाउंड किया था। इन कब, इन 1875 एट शिमला में। इट्स हेड ऑफिस इज़ एट पुणे, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, पुणे में। एंड रीजनल ऑफिस आर एट मुंबई में है, एक कोलकाता में है, और नेक्स्ट जो है चेन्नई में है, नागपुर में, एंड लास्टली एट दिल्ली में भी है। नेक्स्ट यहाँ लिखा है मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे, हर रोज़ मैप्स बनाए जाते हैं
विथ इंडिकेट द डेली प्रिडिक्शन। डेली बारे में जो है बताया जाता है, प्रिडिक्ट करता है अबाउट द वेदर के बारे में, क्या वेदर में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। सच मैप्स आर प्रिडिक्टेड या प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स। ऐसे मैप्स बनाए जाते हैं, प्रिपेयर करे जाते हैं। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ड्यूटी करता है, ये इसकी ड्यूटी है, ये IMD ड्यूटी करता है। सो दे आर प्रिपेयरिंग द मैप्स एंड दे आर पब्लिशिंग ट्वाइस इन 24 आवर्स। ये ऐसे जो है मैप्स को पब्लिश करते हैं, प्रिपेयर करते हैं हर 24 घंटे में। हाउ मेनी टाइम्स दे आर प्रिपेयरिंग ट्वाइस इन 24 आवर्स। आगे लिखा है कि इन दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च गोज ऑन कंटिन्यूसली। रिसर्च जो है हर टाइम करे जाते हैं, बार बार कंटिन्यूसली रिसर्च करा जाता है ऑन वेरियस एक्सपेक्ट्स लाइक इंस्ट्रूमेंट फॉर क्लाइमेटिक रीडिंग्स के बारे में। उसके बाद यहाँ लिखा है प्रिडिक्शंस, व्हाट वी आर प्रिडिक्टिंग अबाउट क्लाइमेट के बारे में, मेड यूजिंग रेडार। रेडार एक वर्ड आया है, रेडार मतलब क्या? रेडार इज़ नथिंग बट इट इज़ डिटेक्शन सिस्टम दैट यूज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन द रेड एंगल, या हम कहेंगे रेड एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है रेडार के अंदर हम देखते हैं, रेडार जो है हमारे शिप्स वगैरह में भी रेडार का इस्तेमाल करा जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ लिखा है कि प्रेडिक्शन अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड टू सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है? तो सिस्मोलॉजी इज़ नथिंग बट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स के बारे में, जो इंसान स्टडी करता है, ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के इंटरनल अंदर के अंदरूनी हिस्से के बारे में जो स्टडी करता है अर्थ के, ये हमारी ज़मीन के बारे में, इसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। अगेन यहाँ लिखा है प्रोडक्शन रिगार्डिंग रेनफॉल, बरसात बाय सैटेलाइट। सैटेलाइट जैसे हमारे इज मून, हमारा प्लानट और मशीन दैट ऑर्बिट्स प्लानट और स्टार्स, हम इन तमाम बातों को सैटेलाइट्स कहते हैं। एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। सो दिस मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दिस इंडियन IMD जो है ये इतने तमाम काम करती है एंड इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि मैप्स बनाना, हर 24 आवर्स में ट्वाइस जो है इसको पब्लिश करना। दिस ऑल आर ड्यूटीज़ ऑफ द IMD, दैट इज़ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये सारी ड्यूटीज़ होती है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे दैट इज़ द IMD। अगेन IMD क्या कह रही है? सो दिस IMD, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है? अबाउट वेदर और क्लाइमेट के बारे में दे रही है। दो बातों के बारे में दे रही है, एक तो वेदर के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही है, नेक्स्ट है क्लाइमेटिक कंडीशन टू अदर दूसरे डिपार्टमेंट्स लाइक एविएशन। मैंने आपको अभी भी कही हूँ, एविएशन मतलब ऐसी द साइंस ऑफ डेवलपिंग एंड फ्लाइंग एयरप्लेन, जो हवा में हवाई जहाज या एरोप्लेन्स जो है उड़ाते हैं, दैट आर कमिंग अंडर एविएशन। शिपिंग मतलब हमारे शिप्स जो समंदर में होती है। एग्रीकल्चर जो हमारी खेती बाड़ी होती है। एरिएशन एंड नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है इरिगेशन, मराइन ऑयल्स, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्सेट्रा। नाउ यहाँ लिखा है कि प्रोडक्शन रिगार्डिंग कैलामिटीज़, कौन कौन सी कैलामिटीज़, जैसे कि डस्ट स्टॉर्म हमारे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि सैंडस्टॉर्म, हेवी रेनफॉल, हॉट एंड कोल्ड वेव्स, सुनामीज एक्सेट्रा। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है विच आर कम्युनिकेटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट के साथ। ऑल टाइप्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मीडिया एंड ऑल सिटीज़न, सारे मास कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से उनकी कम्युनिकेशन होती है, राब्ता होती है। एंड ऑल सिटीजन्स आर इंटरैक्टेड इन दिस एक्टिविटीज़ ऑल्सो। यहाँ पर लिखा है फॉर दिस पर्पस इंडिया ने लॉन्च किया है सेवरल सैटेलाइट्स equipped with high class technology. It has developed a very high class technology. Who has developed? इंडिया ने डेवलप किया। बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज करी गई है एट सेवरल लोकेशंस पे, एट नॉट ओनली एट ए सेवरल लोकेशन पे बल्कि आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क इन द analysis of the information received from this satellite. So they are analyzing, they are giving the result, they are giving this observatory are doing the very excellent work. Not only they are analyzing but they are giving a excellent result which are receiving the information from this satellites. So this was a very important points. और ये IMD की ड्यूटीज़ और ये क्या क्या करती है, क्या इन्फॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग क्लाइमेट और जो वेदर के बारे में, और दूसरे डिपार्टमेंट्स क्या क्या करते हैं, ये सारे जो है IMDs
IMD की जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सो हमने ये तमाम बातों के बारे में ये पैराग्राफ में देखे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मानसून एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन, मानसून एंड क्लाइमेट प्रिडिक्शन के बारे में। द ट्रेडिशन ऑफ फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया इज़ ओल्डर देन 100 ईयर्स। सो ये मानसून सीज़न इंडिया में हम 100 साल पहले से देखते आ रहे हैं। आफ्टर द फेमाइन, फेमाइन मतलब एक्सट्रीम स्केर्सिटी ऑफ फूड, खाने की किल्लत जो हम बोलते हैं, खाने की कमी कहते हैं, ऑफ 1877 में जो हमने देखे थे। HF Banford, the founder of IMD, who was the founder, this hero HF जो है Banford is the founder, ये हीरो फाउंडर था। किसका फाउंडर था? दिस इंडियन इंस्टीट्यूट का, इंडियन IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फाउंडर था, हैड मेड सच ए प्रिडिक्शन। क्या प्रिडिक्ट किया था? फॉर द फर्स्ट टाइम टेकिंग द स्नोफॉल, उसने स्नोफॉल को लिया था, जो बर्फ़ को लिया था, इन द हिमालयाज एज अ पैरामीटर्स फॉर दिस प्रोडक्शन। एज अ पैरामीटर्स फॉर दिस प्रोडक्शन आया है। फिर से यहाँ पर एक वर्ड आया है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स इज़ अ मेजर, कुछ चीज़ को मेजर करना। फॉर दिस प्रोडक्शन उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि ये कैसा होना चाहिए। इन द डिकेड ऑफ 1930s में, देन द डायरेक्टर्स ऑफ IMD सर गिलबर्ट वेकर हैज़ अंडरलाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक फैक्टर जो हुए थे उनके बारे में गौर करी गई थी। एंड द इंडियन मानसून एंड बेस्ड ऑन अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर एंड प्रीवियस पहले की रिकॉर्डिंग्स के ऊपर रिलेटेड टू दिस रिलेशनशिप ही पुट फॉर हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बेटे? हाइपोथेसिस इज नथिंग बट हाइपोथेसिस इज अ supposition or proposed explanation made on the basic or limited evidence as a starting point for the future investigation। कुछ चीज़ का हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे आप देखते हैं CID में किसी ने कुछ चोरी करा या कोई दूसरा काम करता है या कुछ किसी का मर्डर करता है तो CID जैसा इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसी तरह IMD भी क्या करते हैं, ये इस चीज़ के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। एंड नॉट ओनली दे हाइपोथेसिस बट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द मानसून, किस तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं नेचर ऑफ द मानसून, अभी कैसा होगा, कैसा है। विद द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर वसंतराव गोवारिकर in the decade of 1990s, a monsoon model based upon 16 worldwide climatic parameters was developed। so ये कहाँ कब डेवलप हुआ था? 1990s में जो है ये मानसून मॉडल जो है डेवलप हुआ था। एंड दिस मॉडल वाज इन यूज़ फॉर 1990 टू 2002 तक इसका इस्तेमाल किया गया था। और ये सब बातें, तमाम बातें जो है मानसून मॉडल और क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन के बारे में थी। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ अगेन द मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन। क्या कह रहा है ये? प्रेजेंटली न्यू मॉडल्स आर बीन डेवलप्ड, बहुत सारे नए नए मॉडल्स भी बनाए जा रहे हैं एट IITM। अब IITM का फुल फॉर्म क्या है? IITM जैसे IMD का फुल फॉर्म इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, उसी तरह IITM मीन्स इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। अगेन आई एम सेइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। आई से इंडियन हो गया, अगेन आई से इंस्टीट्यूट हो गया, ऑफ T से ट्रॉपिकल हो गया एंड M से मेट्रोलॉजी। वर्क इज़ इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है एट 2 लेवल्स पे, नेमली डिज़ाइनिंग न्यू मॉडल्स एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। डिज़ाइन हो रही है, डेवलप हो रही है नई नई टेक्नोलॉजी से। द मेन फोकस इज़ ऑन डेवलपमेंट, बार बार नया फोकस किस पे कर रहा है? फोकस कर रहे हैं ऑन ऑफ द रेडार सिस्टम पे एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। किन में तब्दीली आनी चाहिए? रेडार सिस्टम में तब्दीली आना चाहिए एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। हाउ? इन अ वेरी न्यू टेक्नोलॉजिकल वे, इन अ न्यू टेक्निक, इन अ न्यू टेक्नोलॉजिकल वे में ये दो सिस्टम पे चेंजेस आनी चाहिए। लास्टली हम इसमें हॉलिस्टिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये हॉलिस्टिक मॉडल क्या है? What is mean by holistic model? So holistic model is an approach to research that emphasize the study of complex system। तो ये हम holistic model में देखेंगे क्या लिखा है। In this model, prediction are based upon those parameters again means measure या beside हम कहेंगे use in other models which have the greatest effect on the monsoon के ऊपर।
Nowadays, prediction declared by this Indian Meteorological Department are collective outcome of various model और इसको हम holistic model कहते हैं. ये हमारा holistic model था. नेक्स्ट हम जो पढ़े दैट इज़ द स्टैटिस्टिकल मॉडल. जैसे मैथ्स में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कितना ग्राफ में बनाना है आपको, कितना मेजरमेंट स्टैटिस्टिक्स आप जब करते हैं, किस तरह हमारे जो है कैलकुलेशन होगा, किस तरह एवरेज होगा, किस तरह हम उसमें परसेंटेज निकालते हैं. तो दिस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स क्या कहता है? इन दिस मॉडल करंट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेशन इन अ रीजन आ कंपेयर किया जाता है विद द अर्लियर पैरामीटर्स से, सच एज ओशनिक टेम्परेचर, ओशन का क्या टेम्परेचर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, एंड द नेचर ऑफ द मानसून रेनफॉल ऑफ द सेवरल ईयर्स. हज़ारों साल का मानसून रेनफॉल भी हम कैलकुलेट स्टैटिस्टिकल मॉडल के ज़रिए से कर सकते हैं. दिस डेटा इज़ कंपेरेटिवली एनालाइज करा जाता है एंड इतना ही नहीं, एनालाइज के बाद यहाँ लिखा है कि it is analyzed by the statistical method and it is predicted are made about the monsoon in the. So this data is comparatively analyzed by statistical method and prediction are made about the monsoon in the present condition. तो इसमें हमने ये लेसन में तमाम बातें के बारे में पढ़े थे. द फर्स्ट वन वाज द वेदर के बारे में हमने पढ़े थे इसमें. उसके बाद क्लाइमेट पढ़े थे, चेंजेस इन क्लाइमेट पढ़े. उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट डे देखे थे कि ये इम्पॉर्टेंट 23 मार्च जो है हमारा इज़ द ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे. ये हमारा इम्पॉर्टेंट 23 मार्च ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे होता है मेट्रोलॉजी के लिए, या हम कहेंगे कि मेट्रोलॉजिकल डे कहा जाता है. उसके बाद हमने मेट्रोलॉजी पढ़े और उसके बाद हमने देखे कि ये आईएमडी क्या कहती है, इसने क्या इम्पॉर्टेंट है आईएमडी का, क्या क्या चीज़ें आईएमडी करती है, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. उसके बाद हमने मानसून मॉडल एंड क्लाइमेटिक प्रिडिक्शन के बारे में पढ़े हैं कि कौन से दो हस्तियां जो है इन्होंने क्या क्या काम किया था, क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या क्या और चेंज हो सकते हैं. उसके बाद अभी हमने हॉलिस्टिक मॉडल देखे हैं और लास्टली हमने जो है स्टैटिस्टिकल मॉडल देखे हैं. बेटे नेक्स्ट हम देखेंगे असाइनमेंट्स की ओर जाते हैं. द फर्स्ट असाइनमेंट इज़ कंप्लीट द स्टेटमेंट यूजिंग द गिवन ऑप्शंस. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, मैं पहला आपको पढ़ के बताती हूँ. ऑफ द abiotic factor that affect biodiversity by the far the most important is the first one is the geographic favorability. ये आपका फर्स्ट आंसर है. नेक्स्ट है आपका अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द climatic conditions of short duration in a particular area is nothing but it is a weather. थर्ड वाला है आपका irrespective of the progress of human beings we have to think about is the climate. एंड लास्ट इसका आंसर है एस्टैब्लिशमेंट वेयर वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर रिकॉर्डेड आर कॉल्ड एज ऑब्जर्वेटरी. या आपका फिलअप कहे या कंप्लीट द फॉलोइंग कहे या कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट है, ये आपको लिखना है. नेक्स्ट असाइनमेंट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई हूँ, दैट इज़ द मेट्रोलॉजी के बारे में आपको लिखना है. नेक्स्ट आपका है क्लाइमेटिक फैक्टर के बारे में आपको लिखना है. एंड थर्ड वन इज़ द मानसून मॉडल. और लास्टली यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन आपको लिखना है. आप फर्स्ट वन इज़ द वेदर एंड क्लाइमेट, ये दोनों के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है कि व्हाट इज़ मीन बाय क्लाइमेट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द क्लाइमेट, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द वेदर, व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या कहता है, क्लाइमेट और वेदर के बीच में क्या डिफरेंस है. ये असाइनमेंट आपको लिखना है. इसके बाद जो हमारा लेसन में जितने भी टॉपिक्स बच गए हैं वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे. यहाँ पर मैं अपना लेसन कंप्लीट करती हूँ. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.